तो बच्चों आज हम लोग मोशन इन प्लेन के बारे में देखेंगे कि मोशन इन प्लेन होता क्या है। तो अब तक जो हमने फिजिक्स देखा था उसमें मोशन इन वन डायमेंशन था। मोशन इन प्लेन की बात जैसे ही करें, प्लेन पहले है क्या समझते हैं प्लेन के बारे में। प्लेन आपका कुछ इस तरह का होता है, जैसे कि ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। तो इसमें कोई मूव करता है तो क्या बोलते हैं, इधर से ऐसे कोई भी मूव करे तो इसको बोला जाता है एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहे हैं। तो आप मूव तो पहले भी कर रहे थे, अब मान लीजिए कि ऐसे मूव कर रहे हैं तो आप थोड़े जब यहाँ से ऐसे मूव करते हैं तो ये देखिए ये वाला आप एक्स में मूव कर रहे हैं और सेम टाइम आप वाई में मूव कर रहे हैं। तो मोशन इन प्लेन का मतलब 2 डायमेंशन है। अब तक हम 1 डायमेंशन में चल रहे थे, 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन को कह सकते हैं। मिनिमम 2 डायमेंशन तो रहेगा ही रहेगा, 3 डायमेंशन होगा। तो मोशन इन प्लेन को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि वेक्टर क्या होते हैं, या जैसे कि आपने मैथ वगैरह में पढ़ा होगा ना कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा है पॉइंट 1,2, तो इसका क्या मतलब होता है कि आप x में 1 यूनिट है और y में आप कहीं 2 यूनिट है। इसका मतलब यही होता है। मान लीजिए कहीं 1 2 3 है तो इसका क्या मतलब है कि आप x में 1 है, y में 2 है और z एक्सिस के लिए भी ये बताने लगा कि वहाँ पर आप 3 यूनिट है। तो ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले से ही मैथ में आपको थोड़ा बहुत आपने सीखा होगा। यहाँ पर वेक्टर के केस में बेसिकली वेक्टर है क्या वो आपको बता देता हूँ कि जो ये बातें अभी हम देख रहे थे कि भाई 1 2 3 है या मोशन इन 1 डायमेंशन में कोई भी पार्टिकल है तो उसका लोकेशन कैसे होगा, या कोई कोऑर्डिनेट कहीं का है तो ये वेक्टर कैसे हेल्प करता है। बेसिकली वेक्टर हमें ऐसे हेल्प करता है कि हमें कहीं भी, जैसे मैं अभी यहाँ पर हूँ तो यहाँ पर हमें बताया जाएगा ना कि आप इंडिया में हैं या यहाँ पर हैं या ऐसे ऐसे सबका एक रहता है। तो आप मैप में देखते होंगे तो लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड रहता है उस तरह से। तो कहीं ना कहीं कहे कि मैं यहाँ पर दिल्ली में हूँ तो कितना दूर दिल्ली से हूँ, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। तो वैसे ही कोई पॉइंट अगर है इस प्लेन में, कोई लाई कर रहा होगा, सपोज यहाँ पर है तो पॉइंट कहाँ पर है तो किससे देखा जाएगा, ओरिजिन से बताया जाता है कि ओरिजिन से वो कितना दूर है। ठीक है, तो उस पॉइंट का हम वहाँ पर उसका कहेंगे कि इसका पोजीशन है और इसी को बोला जाता है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो अभी जो मैं बोल रहा था कि इसका 1 2 3 यूनिट है सपोज, तो इसमें अगर मान लीजिए कि x के लिए आप यहाँ पर 1 यूनिट है, y के लिए 2 यूनिट है और z एक्सिस के लिए कुछ यहाँ पर ऐसे दिखा दीजिए g एक्सिस है, तो उसमें अब 3 यूनिट कहीं यहाँ पर है। तो यहाँ पर अब जैसे क्या होगा कि कोई कितना डिस्टेंस पर है, अगर डिस्टेंस मेजर करना हो इस पॉइंट का ओरिजिन से तो कितना होगा, तो या तो आप ये कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर या 1 यूनिट ऐसे है, 2 यूनिट ऐसे है, तो इन दोनों का स्क्वायर करके सम ले लीजिए। तो ये सब मतलब कि इसको हमें फाइंड करने में कि उसका पोजीशन किसी पर्टिकुलर पॉइंट का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, तो हमें बहुत सारा ज्योमेट्री जैसे ट्रायंगल वगैरह बनाना पड़ा, उसके लिए ये दिक्कत आता है। वेक्टर से सब चीज़ें क्या होता है कि आसान हो जाता है कि जैसे मान लीजिए कि पहले तो आपको नोटेशन आपको सिखा दूं कि वेक्टर का नोटेशन होता क्या है। तो इसी पॉइंट को वेक्टर में कैसे लिख पाएंगे, जैसे मान लीजिए कि x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, यही होता है। कोई बोलता है कि मैं यहाँ पर 2 पर हूँ, 2 मीटर पर हूँ, तो इसका मतलब 2 यूनिट वो कह रहा होगा, तो 1 यूनिट ऐसा होगा और दूसरा यूनिट ऐसा होगा, या 3 यूनिट अगर बोलता है तो कहेंगे 3 ऐसा है। तो उस x एक्सिस में वो 3 यूनिट होगा, तो इसको बोला जाता है डायरेक्शन रेशियो, मतलब एक एक का 3 बार या 2 बार या 4 बार। तो उसको दिखाने के लिए हम आई का एक लेटर यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं आई कैप। बेसिकली आई कैप क्या होता है कि किसी भी नंबर में आप जानते होंगे कि मल्टीप्लाई 1 कर दो या डिवाइड 1 कर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं, एडिशन सब्ट्रैक्शन से आपको फ़र्क पड़ता है, लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो फ़र्क पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर है 2i अगर मैं बोलूँ तो उसमें क्लियरली इंडिकेटेड कर रहा है कि x एक्सिस में 2 यूनिट है। कहीं अगर वो 3i लिख रहा है तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि 3 यूनिट हम x एक्सिस में है। ऐसे ही y के लिए क्या होता है j और z के लिए होता है k। तो ये याद रखेंगे, x के लिए i होता है, y के लिए j होता है और z के लिए k होता है। तो इसका
मीनिंग मतलब ये है कि ये आई जे के बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो इसको दूसरी भाषा में यूनिट वेक्टर भी कहेंगे। हम आएंगे धीरे धीरे सारे बातों पे, लेकिन मुझे ये मिनिमम में रिक्वायरमेंट है, इसीलिए ऐसा कर रहा हूँ, इसका वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। तो आई जे के बेसिकली क्या होगा कि उस एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे अगर मान लीजिए कि अभी 1 2 3 है, तो आप पीछे से जितना जो पढ़ कर आए तो आप बता सकते हैं ना तुरंत कि ठीक है ये 1 एक्स एक्सिस में है और 2 वाई एक्सिस में है और 3 जेड एक्सिस की बात कर रहा है, मतलब एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट को ऐसे लिखा हुआ है। वैसे ही इस चीज़ को हम शिफ्ट कर रहे हैं वेक्टर पर, कि अगर वेक्टर में हमें इसे लिखना होगा तो क्या करेंगे, तो उसके लिए होता है नोटेशन होगा। अगर मान लीजिए कि 1 2 3 को ही डिनोट करना है, तो आई प्लस 2j प्लस 3k। अब यहाँ पर ये है कि 1 2 3 को हमने ऐसा वेक्टर में तो ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं अगर, तो इस प्लस का मतलब ये नहीं कि इसके साथ ऐड हो रहा है, प्लस का मतलब ये है कि इसका साइन कैसा था, इसका 2 का साइन कैसा है पॉजिटिव, और 3 का साइन कैसा है पॉजिटिव, और 1 का साइन तो पॉजिटिव ही है। मान लीजिए कोई तो ये बात समझ में आया कि कैसे इसको आई प्लस 2j प्लस 3k। तो पहले जो आप पॉइंट लिखते थे 1 2 3, तो इस वेक्टर के टर्म में आप कैसे लिखेंगे आई प्लस 2j प्लस 3k। तो इसका मतलब कह रहा है कि x में 1 यूनिट है, y में 2 यूनिट है और z में 3 यूनिट है। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात हुआ कि इसको कैसे हाउ विल यू डिनोट दैट। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कि हाँ मैं क्या बोल रहा था कि जो पॉजिटिव है उसका मतलब ये नहीं कि उसमें ऐड हो रहा है, उसका वो नोटेशन है, मतलब कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और उसके लिए है। जैसे सिमिलरली दूसरा देखिए कि जैसे मैं कहूँ कि कोई है 2 -3 और -4 इस तरह से, तो इसको वेक्टर में कैसे दिखाएंगे 2i प्लस 3j माइनस 4k। ठीक है बच्चों, तो ये तो बहुत आसान है समझना कि 2i प्लस 3j माइनस 4k, या मान लीजिए कोई ऐसा कोई है -1 -2 और 5, तो इसको क्या कहेंगे -i माइनस 2j प्लस 5k। तो हम इसको डिनोट कर सकते हैं कि इसका नोटेशन है कि जो पॉइंट है उसका लोकेशन -1, -2, -5 है, तो प्लस माइनस से अभी कोई इसका मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसको नोटेशन कैसे करते हैं। अब ये बात है कि जो वेक्टर है वो कहाँ पर है, जैसे मैं अभी आ रहा था ना उस बात को बोल रहा था कि जैसे मेरा लोकेशन यहाँ पर है, सपोज दिल्ली से अगर रेफरेंस पॉइंट करते हैं कि दिल्ली से 10 किलोमीटर नॉर्थ और साउथ और वेस्ट वगैरह वगैरह, वैसे ही वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है, ओरिजिन को देखा जाता है, ओरिजिन से, तो उसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और पॉइंट सपोज यहाँ पर है तो इसका लाइन ज्वाइनिंग करते हैं से ओपी। तो अभी मान लीजिए कि आप यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर इसे मान लीजिए कोई कॉमा है x1 y1 और से z1 कह लीजिए, या अगर इसमें अगर दिक्कत है a b c, तो हमेशा क्या होता है कि ओरिजिन से कोई भी पोजीशन वेक्टर होता है तो उसका विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन से लिया जाता है। तो होता क्या है कि इसको हम 0 0 0 ऐसा बोलते हैं। तो OP वेक्टर जो होगा, OP का मतलब O to P इक्वल टू x1i, अगर x1 लिया हुआ है तो y1j प्लस z1k, ऐसा कि अगर O से P के लिए अगर बताया गया है तो इसके लिए तो अच्छा O का ओरिजिन क्या होता है 0 0 0। एक्चुअल में हुआ क्या था ये आपको वो नहीं बताया गया कि x1 i है तो बेसिकली x1 माइनस 0 हुआ था, ये x1 से 0 को माइनस किए थे तो उसका i लगता है। फिर वैसे ही y1 माइनस 0 j और z1 माइनस 0 k, ऐसा इसलिए कि इनिशियली ये है और फाइनल ए है, फाइनल ए है। तो हमेशा क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो O से P पर है, P फाइनल है तो x1 माइनस 0 i, y1 माइनस 0 j, z1 माइनस 0 इसके, तो इसके लिए OP वेक्टर के लिए है। तो पोजीशन वेक्टर आपको समझ में आया होगा। अब इसका फायदा क्या है कि आप किसी का भी वेक्टर निकाल सकते हैं इस टेक्निक का। जैसे कि मान लीजिए कि A का कहीं कह रहा है कि कोऑर्डिनेट है 2, 3, 5 और B का कोऑर्डिनेट है 4, 5, 6, ठीक है, और A to B ऐसे है। तो कह रहा है कि लाइन ज्वाइनिंग ऑफ A to B उसका वेक्टर बताइए। तो बहुत ही आसान है A to B के लिए
कि फाइनल माइनस इनिशियल कर दे, तो 4 - 2 और इसका कोऑर्डिनेट क्या है बच्चे, x के लिए है ना, तो ये i हो गया। ठीक, फिर वैसे ही 5 - 3 j हो जाएगा प्लस 6 - 5 k हो गया। ऐसा देखो, फाइनल माइनस इनिशियल किया, 4 - 2i, 5 - 3j, 6 - 5 k। तो जो ए बी वैक्टर को हम डिनोट कर पाएंगे, ए बी वैक्टर क्या होगा, 4 - 2 इज 2i, फिर उसके बाद 2j प्लस k, ये आपका ए बी वैक्टर आ गया। तो ए बी वैक्टर को समझ में आया कि लिखते कैसे हैं और वेक्टर होता क्या है। तो वेक्टर बेसिकली एक तरह से हमें किसी भी पॉइंट का लोकेशन बताने के में हेल्प होता है। इसका एप्लीकेशन फिर हम देखेंगे कि और क्या क्या एप्लीकेशन होता है। पहले तो हमने ये समझा कि किसी भी वेक्टर को डिनोट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो इस वे में इसको डिनोट और रिप्रेजेंट करेंगे। तो कोई वेक्टर होता है तो उसका क्या मतलब है, तो उसमें उसका नेमिंग में भी बड़ा उसका ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे कोई कहता है कि ए बी है वेक्टर, तो ए टू बी है, तो इनिशियल माइनस फाइनल अभी जो कर रहे थे, तो अभी अच्छा, और ओ से पी है तो इनिशियल फाइनल ऐसे कर रहे थे। तो वेक्टर में क्या होता है कि जैसे ए बी वेक्टर है, तो कोई अगर ऐसे कह दे बी है, तो इसका मतलब माइनस हो जाएगा। मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी में हम आपने पीछे पढ़ा था ना, या समझा था, या अभी नहीं समझा तो समझ लीजिए कि क्या होता है कि वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर, दो तरह के क्वांटिटी होते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर केवल मैग्नीट्यूड से चला जाता है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो डायरेक्शन हमें देखना होता है। तो यहाँ पर ए टू बी, अगर ए बी वैक्टर कोई करा तो ए टू बी है और बी ए वैक्टर बी टू ए है, तो यानी एक दूसरे में निगेटिव होगा। ये पॉजिटिव है और बी टू ए अगर ऐसा हो रहा तो निगेटिव हो रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि ए बी वैक्टर और बी ए वैक्टर में क्या डिफरेंस है। अगर ए बी वैक्टर ऐसा है तो बी ए वैक्टर ऐसा होगा। पॉइंट यहाँ ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक, तो इसी से बाकी का और सब भी कॉन्सेप्ट निकल कर आते जाएगा। तो ये वेक्टर का शॉर्ट इंट्रोडक्शन था कि वेक्टर होता कैसे है, आई जे के का मतलब क्या होता है कि यूनिट वेक्टर इन द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब इसका आइए यहाँ से समझ लेते हैं कि इसका यूज़ क्या है वेक्टर का। तो सबसे पहले तो यूज़ तो आपको डिस्टेंस निकालने वाला सिखा देता हूँ, जो तुरंत आप उससे कनेक्ट कर सकते हो। मतलब क्या है, जैसे देखो यहाँ पर एक पॉइंट है 3,4, तो वो x में कितना है ये बताना तो काफ़ी आसान होगा आपके लिए। x में आप इधर 3 यूनिट है 3,0 इस पॉइंट से, और y में कितना है 0,4, ऐसा x में 3,0 और y में 0,4 ऐसा यहाँ पर है। तो इससे कह रहा है कि ओरिजिन से बताइए कि आप कितना डिस्टेंस होगा। तो कहे कि इसमें क्या है, यहाँ से ऐसे कर दिया तो 3 यूनिट ए था, 4 यूनिट ए था, तो ये 5 आ गया, यही ना। तो आपको ये सब ड्रॉ करके बताना पड़ा। इसमें कोई भी वेक्टर है, अगर मान लीजिए इन जनरल वेक्टर का जैसे ए आई है प्लस बी जे है, तो सपोज इसका मैग्नीट्यूड लिखना हो वेक्टर ए का, तो इसमें क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ आई ए का स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ बी, कोफिशिएंट ऑफ जे इज बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब देखिए इस चीज़ को कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे पी वेक्टर था या ओपी वेक्टर था, तो 3 और 4 को अभी लिखना सिखाए थे बच्चों, 3i + 4j लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ओपी वेक्टर को जब इसका मैग्नीट्यूड अगर देखेंगे तो इसका i का कोफिशिएंट कितना होगा, कोफिशिएंट मतलब मैग्नीट्यूड ऐसे निकाला जाता है कि जो i और j का कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर करके सम कर देते हैं। उससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो प्लस है या माइनस है, अगर प्लस भी माइनस भी होगा तो उसमें आ जाएगा। तो 4 का स्क्वायर, तो देखिए यहाँ से 9 + 16 5, तो एग्जैक्टली सेम आ गया क्या। तो एक तो आप डिस्टेंस फार्मूला का सब्स्टिट्यूट ढूंढ सकते हैं, तो आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा कि डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हैं या फिर ड्रॉ कर रहे हैं और फिर उसको बता रहे हैं, तो किसी के लिए भी हो सकता है। तो इस सेक्शन में हमने आपको ये बताया कि वेक्टर होता क्या है और उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। इन जनरल आप मान लीजिए कोई और एक वेक्टर ले सकते हैं, जैसे
सपोज वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 5k, इस तरह का है। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड लेना हो तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे मॉड निकाल के दिखाते हैं, तो 3a² प्लस 4a² प्लस 5a², तो कितना हो गया बच्चों, यहाँ से 3 9 प्लस 16 प्लस 25, तो √50 हो जाएगा। और √50 को क्या लिख सकते हैं, 5√2, 5√2। तो ऐसा कुछ आपको ये मिल जाएगा। तो ये समझ में आया होगा कि कोई अगर वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये टेक्निक है, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन समझेंगे धीरे धीरे कि एप्लीकेशन क्या होता है। तो ठीक है, आइए इसका देखते हैं। जैसे कि टाइप ऑफ वेक्टर बहुत सारे होते हैं कि कोई वेक्टर जीरो वेक्टर का मतलब क्या है, या कोई वेक्टर इक्वल वेक्टर क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, फिक्स वेक्टर क्या होता है, वेरिएबल वेक्टर क्या होता है, वगैरह वगैरह। तो देखिए जैसे कि अगर बात करूं कि जीरो वेक्टर, सिंपल, अक्सर लोग परेशान रहते हैं बच्चे कि जीरो वेक्टर या नल वेक्टर क्या है। तो सिंपल सी बात है कि नल वेक्टर और जीरो वेक्टर कि जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, तो कहेंगे ऐसा तो कोई फिर मिलेगा नहीं। तो बेसिकली क्या होता है, कोई वेक्टर ए है और इसको आप जीरो से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फिर क्या आ जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब, क्योंकि कोई वेक्टर होगा, मान लीजिए कुछ भी हो, जैसे आई है प्लस जे है प्लस 1 के है, तो इसका जब मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे इस वेक्टर का तो क्या आएगा, 1² प्लस 1² प्लस 1² इक्वल टू √3, यही होगा ना। तो नल वेक्टर निकालने के लिए तो आपको ऐसा तो कोई वेक्टर मिलेगा नहीं। अगर कोई वेक्टर है तो उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड आएगा। लेकिन नल जीरो वेक्टर क्या होता है कि अगर इसको जीरो से इसके साथ अगर मल्टीप्लाई कर दें तो इटसेल्फ और जीरो हो जाए, तो इसको बोलते हैं जीरो वेक्टर, ठीक है। ऐसे ही फिर क्या होता है कि इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर में क्या है कि कोई वेक्टर मान लीजिए कि यहाँ से ए, ओ से ए तक है, और दूसरा भी एक ऐसा है बी है, तो ओ ए और ए बी आपस में इक्वल होंगे तो कहेंगे कि आपस में दोनों इक्वल वेक्टर है। फिर ऐसे ही कुछ आता है फिक्स वेक्टर। फिक्स वेक्टर में कि इसका मतलब इनिशियल पॉइंट सेम होता है, इसमें लिख देता हूँ फिक्स्ड वेक्टर। तो इसका इनिशियल पॉइंट अगर फिक्स है और फाइनल आप कहीं भी कर रहे हैं इस तरह का, तो उसको बोला जाता है फिक्स वेक्टर, ठीक है। फिर ये तो इसकी बात हुआ। अब देखिए कुछ इसके ऑपरेशन है कि मान लीजिए कोई वेक्टर है और उसमें कोई आप एक स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, जैसे कि वेक्टर ए है 2i प्लस 3j प्लस 4k, तो पूछा जाता है आपसे कि 3a वेक्टर क्या होगा, तो कहेंगे 6i प्लस 9j प्लस 12k, ठीक। या कोई भी स्केलर क्वांटिटी -2a अगर इसमें डाल दे इस वेक्टर में, तो सिंपल जो एल्जेब्रिक मल्टीप्लाई होता है तो सभी को i j के कोफिशिएंट में सिंपली मल्टीप्लाई होते चला जाएगा। तो -4i -6j -8k, इस तरह का। तो इसमें मतलब कोई वेक्टर जैसे a है तो 3a अगर एक है ऐसा है तो 3a कैसा होगा, कुछ इस तरह का। मतलब अगर नोटेशन में देखेंगे तो साइज उसका बढ़ जाएगा। अगर a ऐसा है तो -2a किधर होगा, तो ठीक उसके अपोजिट में -2a। ये यहाँ से ये फिक्स अगर है तो वेक्टर है तो ये इसका एप्लीकेशन है। तो इसमें क्या हुआ कि अगर कोई वेक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके कुछ स्केलर क्वांटिटी से या स्केलर नंबर से 3 और -2, तो सिंपल उसका एल्जेब्रिक सम हो जाएगा। तो ये तो बच्चों इसका मीनिंग था कि वेक्टर को होता क्या है, उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। अच्छा, ये क्या सम हो सकते हैं, दो अगर डिफरेंट वेक्टर है तो उसका क्या सम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उसका क्या मीनिंग होगा तो वो भी इसका समझेंगे। सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब जैसे कि मान लीजिए कि कोई वेक्टर ए है 2i
प्लस 3j प्लस 4k और कोई वेक्टर b है i प्लस 2j प्लस 6k, इस तरह का है। तो इसका अगर सम अगर निकालने को मांगा जाए कि वेक्टर a और वेक्टर b का क्या होगा, तो सिंपल अलजेब्रा सम कर लीजिए। 3i प्लस 5j प्लस 10k, ये इसका हो गया। अगर कहीं मान लीजिए कि आपको a माइनस बी चाहिए, तो सब जैसे कि इसमें माइनस के लिए क्या है कि जैसे कि a वेक्टर माइनस a माइनस बी है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस ऑफ माइनस बी, मतलब जब सेफ्टी के लिए, बाकी आपको तो करोगे आप रफ़ी स्टाइल में, ऐसे लिखने के लिए बस मैं दिखा रहा हूँ कि ये बेसिकली a माइनस बी क्या है, होता क्या है कि मतलब -1 से मल्टीप्लाई किया फिर इसको ऐड किया। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 2 माइनस 1 माइनस आई, सॉरी आई, 3 माइनस 2j इज j, फिर 4 माइनस 6, तो वहाँ से कितना हो जाएगा -2k। तो ये इसका ऑपरेशन जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है कुछ इस तरह का होता है। इसका आपको मतलब कि मीनिंग क्या है एडिशन ऑफ द वेक्टर का, वो भी आपको बताऊंगा, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मोशन इन 2 डायमेंशन में जो रिलेटिव मोशन का जो कॉन्सेप्ट वगैरह है, या दो वेक्टर आपस में लगते हैं या दो फोर्स आपस में लगते हैं तो उसका सुपरपोजिशन क्या होता है, वो इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको बस जस्ट इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ कि वेक्टर होते कैसे हैं और वो अगर ऐड करते हैं तो कैसे इसका जाता है। अच्छा, एक मतलब इसको सेम अभी ऐसा ही रखते हैं, a प्लस बी तो आपको पता चल ही गया है। और अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड अगर लेना होगा तो बच्चों कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए कि इसका मैग्नीट्यूड लेना हो, थोड़ा कलर ले लेते हैं अलग से। जैसे कि मान लीजिए कि इसका मैग्नीट्यूड a का निकालना हो, तो बताइए ज़रा। तो इसमें आपको बताया गया था ना कि कोफिशिएंट i j k का स्क्वायर करके सम कर देते हैं, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना हो गया? स्क्वायर है, क्यूब नहीं, तो 4 प्लस 25 √29 ऐसा होगा, √29। अगर b का मैग्नीट्यूड अगर लेना हो तो सिंपल सा वही, i का कोफिशिएंट क्या है, i है तो केवल 1 है इसका कोफिशिएंट, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो कितना हो गया? 1 प्लस 4 5 प्लस 36, तो √41 इसका हो गया। तो इंडिविजुअल का हम ऐसे इसका बता सकते हैं। फिर अगर मान लीजिए कि इसी में अगर ऐसे पूछ दिए, इसको हटा देता हूँ, आपको इसमें बेसिक से बताया जा रहा है कि जो बिगनर लोग हैं कि उनको भी समझ में आए, क्योंकि स्कूल टाइप में ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाता है, या आपको वेक्टर अगर 12th में पढ़ना है तो उसके लिए भी काम आ जाता है। तो इसीलिए बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि फाइंड 2a प्लस 3b, इसको ऐसे पूछा जा रहा है, एंड फाइंड ऑल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ इट, एंड फाइंड ऑल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ इट, इस तरह का। तो जिससे इसमें पूछा गया कि 2a प्लस 3b को बताइए, तो इसमें आपको करना क्या है कि 2a को पहले निकाल लीजिए और 3b निकाल लीजिए और फिर इन दोनों को ऐड कर लीजिए, और फिर आपको फाइंड द ऑल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ इट, मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि 2a प्लस 3b का मैग्नीट्यूड ऐसा। तो अगर मैग्नीट्यूड 2a और 3b का, तो ऐसा गलती मत करना कभी कि 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों को ऐड कर दिया, तो उससे गलत हो जाएगा, तो सही नहीं है। ठीक है, 2a प्लस 3b का कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से कर दिया और उसका मैग्नीट्यूड और ऐड कर दिया, दिस इज रॉन्ग। तो करेक्ट क्या है, तो आइए पता करते हैं। तो आइए इसको हटा दे, देखिए इन दोनों को अगर ऐड करना हो तो
2a प्लस 3b। तो सिंपली इसमें 2 का अगर मल्टीप्लाई करें तो 2a कितना हो जाएगा, 4i प्लस 6j प्लस 8k। एक तो ये हो गया, i प्लस 2j प्लस इसको अगर 3 से करा जाए तो 3i प्लस 6j प्लस 6 3 जा 18k। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो 4 3 7i प्लस 12j प्लस 18 प्लस 8 इज 26j। ऐसा तो अगर हमें a और b वेक्टर दो पता था, तो अगर 2a और 3b का वैल्यू पता है तो हम ऐसे इसको कर सकते हैं, 7i प्लस 12j प्लस 26k, नॉट j इज k। अच्छा, अब उसके बाद मैग्नीट्यूड चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो क्या होगा बच्चों यहाँ पर, तो ये विजिबल है, हाँ चलो यहीं पे दिखा दे रहा हूँ। इस 7 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 26 का स्क्वायर, तो ये आपका अलजेब्रा है, यहाँ से आप उसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो बेसिक मीनिंग समझ में आया कि अगर कोई भी दो वेक्टर आपको गिवन था, उसमें अगर कुछ a और b के साथ अगर करा कि 2a प्लस 3b में बताइए कि क्या होगा, या तो इस तरह का हम आप काम कर सकते हैं ये चीज़। तो ये सिंपल ऑपरेशन देखा कि एडिशन वेक्टर का क्या मतलब है, ठीक है। अब इसी में से एक और आता है कॉन्सेप्ट दूसरा, कि कोई वेक्टर है तो उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, या यूनिट वेक्टर क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि यूनिट वेक्टर के लिए, जैसे अभी बताया था कि आई जे के आपको बताया था ना, एक्स एक्सिस के लिए आई लेते हैं और वाई एक्सिस के लिए जे लेते हैं और जेड एक्सिस के लिए ऐसा इसी डायरेक्शन में के लेते हैं। तो आपको बोला था कि इन सबों का जो मैग्नीट्यूड होता है 1 होता है, इसको भी यूनिट वेक्टर बोलते हैं। मतलब एक्स एक्सिस में अगर 7 है तो उसको 7i बोल दिया, तो 7 इंटू 1 इस तरह का। जेड एक्स वाई एक्सिस में अगर 8 है तो 8j एंड इस तरह का सो ऑन। लेकिन इस तरह का वेक्टर है, सपोज कि कोई वेक्टर 3i प्लस 2j प्लस 4k इस तरह का है। तो कहता है कि अच्छा मान लीजिए वेक्टर कहीं ना कहीं तो यहाँ पर होगा और o से कुछ इस तरह का ऐसा उसका होगा नोटेशन। अगर इसका पोजीशन वेक्टर देखें o टू a के लिए यहाँ पर ऐसा होगा, तो इसमें अगर हमें इसका यूनिट वेक्टर अगर पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसी डायरेक्शन में एक यूनिट कितना होगा। इसका मतलब ये हुआ इसी डायरेक्शन में उसका यूनिट 1 कितना होगा। तो बच्चों यूनिट वेक्टर क्या होता है, किसी भी वेक्टर के लिए डिफाइन होता है कि a ऐसा लगा कर वेक्टर a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a, जितना उसका मैग्नीट्यूड होगा अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो आपका उसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आया। इसके लिए इन जनरल मैं लिख देता हूं फॉर यूनिट वेक्टर, सपोज कि इन जनरल कोई वेक्टर है a, ठीक, इसमें है ai प्लस bj प्लस ck। तो सबसे जो इसका यूनिट वेक्टर डिफाइन होता है कि वेक्टर a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a, इस तरह का। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि मैग्नीट्यूड ऑफ a है क्या, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a इस केस के लिए अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ऐसा। तो जो यूनिट वेक्टर a होगा इसमें, तो आप देखेंगे कि ai प्लस bj प्लस ck ऐसा एंड डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। मैं आपको अभी ये भी प्रूफ करके दिखाऊंगा कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा 1 आएगा। इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, थोड़ा विजिबल हो, इसी चीज को आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर i। देखिए a अपॉन अंडर रूट ऐसा कर लिया, प्लस b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर j।
ऐसा। फिर इसको c को डिवाइड करेंगे तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के, ऐसा। मतलब इसको पहले वेक्टर हमें इन जनरल दिया हुआ था, क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं, ये क्वेश्चन तो हमारा ये था ना, इसको तो फिर सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बता दो कि यूनिट वेक्टर था क्या, कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 था, और निकालते कैसे थे, वेक्टर ए अपॉन उसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो इन जनरल मैंने ए आई प्लस बी जे प्लस सी के लिया, उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, तो कुछ ऐसा वेक्टर होगा। और मैंने आपको बोला कि इसको मैं प्रूफ करके अभी दिखाऊंगा कि इसका मैग्नीट्यूड 1 आता है। तो ये तो यूनिट वेक्टर का इन जनरल ऐसा हो गया। अब इसका कोई कहे कि मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है, तो इसका अगर मैग्नीट्यूड आपको लेना है तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट में इसका स्क्वायर करके सम। तो देखिए यहाँ से रूट ए गायब होगा, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही होगा। अगर साफ नहीं है तो फिर से लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सेम इसका क्या होगा, जे का कोफिशिएंट कितना है, बी अपॉन अंडर रूट दिस, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर और अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर इसका अगर करेंगे तो सी स्क्वायर, ओह नॉट अंडर रूट, यहाँ से अंडर रूट को गायब करना पड़ेगा क्योंकि इसका स्क्वायर हुआ है ना, तो ये स्क्वायर जो है नहीं आएगा, उसके जगह पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सेम यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो ऐसा आएगा बच्चों, इसका यूनिट वेक्टर लेंगे तो डिनोमिनेटर सबका सेम है और न्यूमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, कुछ ऐसा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इक्वल टू 1 आ गया ना। तो यूनिट वेक्टर का ये आपको दिखाया कि यूनिट वेक्टर का है, इसका भी अपना मतलब है बच्चों, जो आई है इसको मैं अभी रखा हूँ, इसका भी अपना कोई मतलब है, ये ऐसे ही नहीं है, इसमें 2-3 टर्म होते हैं, वो भी बताऊंगा इसी के हेल्प से। तो यूनिट वेक्टर क्या होता था कि कोई भी जनरल वेक्टर है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, तो उसका हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा। यूनिट वेक्टर डिफाइन इज कि वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इट, वेक्टर ए अपॉन उसका मैग्नीट्यूड ए से डिवाइड कर दो, किसी भी वेक्टर का उसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो हमने ऐसा किया, फिर उसका इन जनरल टर्म ऐसा दिखाकर फिर उसका मैग्नीट्यूड भी लेकर दिखाया, तो उसका वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब आइए इस अपने क्वेश्चन पर आते हैं, पहले इस क्वेश्चन को पहले कुछ डिफाइन कर दें फिर आएंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, 3i प्लस 2j प्लस 4k। यहाँ पे देख लेते हैं इसको, वेक्टर ए इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 4k, ऐसा था। तो इसमें पूछा जा रहा है कि फाइंड यूनिट वेक्टर ए, ऐसा। तो यूनिट वेक्टर ए इक्वल टू, यूनिट वेक्टर ए इक्वल टू क्या होता था, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना हो जाएगा बच्चों, इसका आई का कोफिशिएंट कितना है 3, जे का कोफिशिएंट कितना है 2 और के का कोफिशिएंट कितना है 4। तो इसको जब आप करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, √29 कि 9 प्लस 16 तो 25 हो गया और 4। तो जो आपका यूनिट वेक्टर जो आएगा यहाँ से 3i प्लस 2j प्लस 4k डिवाइडेड बाई √29। तो इसको आप ऐसे भी, आप चाहो तो ऐसे भी लिख लो, लेकिन अभी आप नए अगर हैं तो इसको आप ऐसे करके भी देख सकते हैं कि 3√29i प्लस 2/√29j प्लस 4/√29k, इस तरह का। अब इसका आप मैग्नीट्यूड लीजिए तो 1 ही आएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, नीचे तो 29 तो है ही है, वो सब का 29 आने वाला है। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, ऐड करेंगे तो अगेन 1 आ जाएगा। तो ये यूनिट वेक्टर निकालने का आपको ये तरीका दिखाया। अच्छा, मैंने आपसे जैसा बोला था कि हम इसके यूनिट वेक्टर में इसके बाद ये भी बताएंगे कि उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो देखो, कोई भी वेक्टर अगर हम कहते हैं उसके 2 चीज़ें होता है,
एक तो क्या होता है कि उसका डायरेक्शन रेशियो होता है, जो जितना भी आई जे के आप देख रहे थे ना, उसको डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं, कि उस डायरेक्शन में रेशियो का मतलब कि 1 का कितना मल्टीपल है। जैसे 3 है तो 3 टाइम्स है, 4j है तो उसका 4 टाइम्स है। तो एक होता है डायरेक्शन रेशियो होता है और दूसरा होता है डायरेक्शन कोसाइन। क्या मैंने बोला, वेक्टर के कोई भी वेक्टर अगर है तो उसके 2 पार्ट होते हैं, डायरेक्शन रेशियो और दूसरा डायरेक्शन कोसाइन। तो ये सब जितना देखते हो ना, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ये सब ए वाले हैं। ए बी सी जो है ना, ये डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है। अगर ए बी सी ऐसे लिखा हो तो वेक्टर के फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, यही आपको बताया था अभी। दूसरा है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है कि अगर वेक्टर कहीं मान लीजिए यहाँ पर है, ये वाला वेक्टर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, या कोई पॉइंट यहाँ पर है तो यहाँ से ऐसे ही होगा ना। तो डायरेक्शन कोसाइन से हमें ये मिलता है कि वो, और सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है, तो ये बताता है कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है डायरेक्शन कोसाइन, ये वाई एक्सिस से कितना बना रहा है और ये वाला जेड एक्सिस से कितना बना रहा है। इसका मतलब ये होता है डायरेक्शन कोसाइन से। तो अभी जो आपने पीछे अभी देखा था यूनिट वेक्टर, उसका क्या हेल्प है उसके लिए देखिए। जैसे अभी आपने किया था ना, ये कोई वेक्टर ए था तो इन जनरल ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, तो इसका यूनिट वेक्टर लिया तो ये आपका आ रहा था ए बी, मतलब आई का कोफिशिएंट, बी का कोफिशिएंट, सी का कोफिशिएंट। तो बेसिकली ये जो एंगल वहाँ पर पूछा गया था कि डायरेक्शन कोसाइन कि मतलब एक्स एक्सिस से वो कितना बना रहा है, तो ये एक्स एक्सिस से बताता है। इसको बोलते हैं कॉस अल्फा, इसको बोलते हैं कॉस बीटा और इसको बोलते हैं कॉस गामा। देखिए यहाँ पर ये जो था, इसको नेमली कह दीजिए अल्फा, इसको कह दीजिए बीटा और इसको कह दीजिए गामा। तो डायरेक्शन कोसाइन किसी के लिए भी, कोई वेक्टर अगर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के ऐसा ही है, तो हम उसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं। तो यूनिट वेक्टर में क्या आता है, ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आई, अगर आई वाले के देखें, प्लस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जे, सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। तो ये जो आपका पार्ट है, ये इसको बोला जाता है कॉस अल्फा, ठीक। इसको बोला जाता है कॉस बीटा और इसको बोला जाता है कॉस गामा, ऐसा। तो अब जैसे कि आप जानते हैं कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, तो इसका जब स्क्वायर करके सम करेंगे तो क्या आने वाला होगा 1। तो इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर एक फॉर्मूला अक्सर देखने को मिलता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 है, ठीक है बच्चों, ऐसा वो करेगा। अब इसको जो आपको मैंने सिखाया, ये मतलब डायरेक्शन कोसाइन और वगैरह वगैरह, तो इसको मैं क्वेश्चन के फॉर्म में आपको पूछ लेता हूँ, तो आपको क्लियरिटी ज़्यादा दिखाई देगा। मतलब इधर तो आपको सब उस तरह का है कि नोटेशन में है, तो कम समझ में आ रहा होगा। तो मैंने आपको जो बताया, जैसे मान लीजिए कि कोई एक वेक्टर लेते हैं ए और इसका है आई प्लस 2j प्लस 3k, तो इसमें पूछा जा रहा है कि फाइंड डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन मतलब कॉस एंगल वो कितना बना रहा है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस वेक्टर, ऑफ दिस वेक्टर। तो आप फटाफट क्या करेंगे कि इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। यूनिट वेक्टर क्या होता था, जितना भी है वेक्टर आई प्लस 2j, यहाँ पर उसका क्या बोल रहे हैं, मैग्नीट्यूड, यही बोल रहे हैं ना कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यही होगा बच्चों, बोलो। आई प्लस 2j प्लस 3k, इसका मैग्नीट्यूड तो यही होगा। तो इसमें कितना हो गया 1 प्लस 4 प्लस 9, तो कितना हो गया 5 और 9 14। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आई बाई रूट 14, 2j बाई रूट 14
और 3/√14 के आई जे के का वैल्यू ऐसा होगा। तो इसमें क्या होगा कि जो डायरेक्शन को साइन मांगा था, तो मैंने आपको बोला था कि जो कोफिशिएंट होता है आई का वही होगा कॉस अल्फा। कॉस अल्फा का वैल्यू कितना है 1/√14, और जो डायरेक्शन को साइन के लिए अल्फा का जो वैल्यू चाहिए, एंगल कितना मेड बना रहा होगा उसको मतलब मॉडिफाइड करके आप देख सकते हो, या मॉडिफाइड करके क्वेश्चन को कैसे भी पूछ सकते हैं कि एंगल मेड बाय द एक्स एक्सिस। तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/√14 ऐसा। ऐसे ही बीटा का अगर देखेंगे तो कॉस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/√14। तो बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स 2/√14। गामा का कॉस गामा इज इक्वल टू 3/√14। तो गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ से कॉस इनवर्स 3/√14 ऐसा। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा और अल्फा बीटा गामा कॉरस्पॉन्डिंगली ऐसे आ गया। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि बताओ कि एक्स एक्सिस पे कितना एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस पे कितना बना रहा है, जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालेंगे और जो उस वेक्टर का जो कोफिशिएंट है आई जे के का जो कोफिशिएंट है वही आपको क्या मिलेगा, उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मिल जाएंगे। तो ये तो कहानी था आपका यूनिट वेक्टर के बारे में। और भी इस पे क्वेश्चन और भी बनते हैं, फ्रेम हो सकते हैं, तो उसको देखेंगे। तो अभी के लिए तो इतना ही है। चलो अब एक और देख लो इस पर। देखिए जैसे कह रहा है कि कोई वेक्टर है a प्लस, या मतलब कोई वेक्टर है a 3i प्लस 2j प्लस 3k, और कोई वेक्टर है b i प्लस j प्लस k। तो कह रहा है कि एक पैरेलल वेक्टर बताओ, जो एक पैरेलल वेक्टर मतलब एक पैरेलल वेक्टर बताना है इसके अकॉर्डिंग 3a प्लस 2b में। फाइंड पैरेलल वेक्टर along the 3a प्लस 2b। पैरेलल वेक्टर बताइए जिसका मैग्नीट्यूड उसका 5 हो। फाइंड द पैरेलल वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 5। तब कैसे करेंगे, इसी के पैरेलल हो और उसका मैग्नीट्यूड 5 हो। तो उसको करेंगे क्या बच्चों कि सबसे पहले तो 3a प्लस 2b तो निकालना ही पड़ेगा आपको। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए वेक्टर c। तो वेक्टर c आपका कितना आएगा, 3 का मल्टीप्लाई करिए ऊपर वाले में, तो 9i प्लस 6j प्लस 9k ऐसा, प्लस 2b, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2i प्लस 2j प्लस 2k ऐसा। इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो 9 to 11i प्लस 8j प्लस 11k, इस तरह का कुछ आएगा वेक्टर सी। अब क्या करेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर निकालेंगे, सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर तो इटसेल्फ ही हो जाएगा, तो वेक्टर सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी। तो कितना है 11i प्लस 8j प्लस 11k, और मैग्नीट्यूड से इसके डिवाइड करेंगे 11 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर इज 121 और 121 तो 242, 242 प्लस 64, तो 242 प्लस 64 हो जाएगा 603, तो 306 हो जाएगा। तो वेक्टर सी का जो वैल्यू होगा 11i प्लस 8j प्लस 11k अपॉन 306। तो ये आ गया यूनिट वेक्टर। अब इसमें क्या करेंगे, उसने क्या बोला था कि फाइंड अ पैरेलल वेक्टर इज दिस। तो पैरेलल वेक्टर तो हो गया, मतलब a प्लस बी तो होगा, उसके साथ में ऐसा आ रहा होगा हैविंग अ मैग्नीट्यूड 5, मैग्नीट्यूड 5 होगा। तो इसका यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। तो करने क्या करने वाले हैं, यहाँ से
कि हमें जो वेक्टर चाहिए मतलब इस तरह का चाहिए जो रिक्वायर्ड वेक्टर है, इसको हट जाइए भाई आप। तो इसका जो मैग्नीट्यूड लेंगे, सॉरी जो इसका हमें रिक्वायर्ड वेक्टर है, ये आपका हो जाएगा 5c कैप। तो सिंपली आप उसको 5 से मल्टीप्लाई करने वाले, तो इसका आंसर ऐसा हो जाएगा 5 टाइम्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 306 बाकी का वेक्टर दिख रहा होगा बच्चों, 5 अपॉन 306 11i प्लस 8j प्लस 11k। तो इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन कैसा था एक बार फिर से आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि वेक्टर ए था, वेक्टर बी था कि फाइंड अ वेक्टर पैरेलल टू 3a plus 2b having a magnitude is 5. So we have to be what we did, 3a and 2b is called the C vector. We find that after the multiply of the all of the thing the algebra, vector C is that much 11i plus 8j plus 11k. Find that the unit vector, vector C upon magnitude of C, we will get like this. And as we know that unit vector having the magnitude 1, so we multiply with the 5. So 5 upon this. So our required vector will be come out this. ठीक है, तो इसमें तो हमने इतना देखा वेक्टर के बारे में, यूनिट वेक्टर के बारे में, और डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इसको यहाँ पर अभी छोड़ देता हूँ, जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो उसके अंदर यहीं से हम क्या करेंगे कि दो वेक्टर का सम, उसका मीनिंग क्या है। दो वेक्टर को अगर हम सम करते हैं तो उसमें ट्रायंगल लॉ क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, या वहाँ पर अगर रिजल्टेंट दो, अगर मान लीजिए कि अगर हर बार आपको वेक्टर ना दिया हो और कहे कि उनको ऐड करो, जैसे मान लीजिए कि दो फोर्स है 10 न्यूटन और 10 न्यूटन, इस तरह का, एक है 10 न्यूटन और 20 न्यूटन, और इन दोनों के बीच में 60 डिग्री है, तो उसका रिजल्टेंट बताइए क्या होगा। तो इन सब बेसिक चीज़ों को कवर करूँगा, और फिर उसके बाद अल्टीमेटली मोशन इन रिलेटिव मोशन इन द 2 डायमेंशन पर आएंगे। तो उस सेशन को बिल्कुल मिस मत करिएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उससे हम देखेंगे। और ये जो ट्रायंगल लॉ में या जो पैरेललोग्राम लॉ है, तो उससे हम उसको फॉर्मूला एक डिराइव करेंगे और फिर उसका एप्लीकेशन लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो रिलेटिव मोशन इन द 2 डायमेंशन देखेंगे। ठीक, तो थैंक्स फॉर योर टाइम।